आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो टू ऑल। आज मैं आरपीएससी बायोलॉजी 2013 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में पुराने पेपर्स का अपना विशेष महत्व है। तो पुराने पेपर्स की कड़ी में आगे हम 2013 आरपीएससी बायोलॉजी का पेपर देखते हैं। 2011 का हम कर चुके हैं और भी इससे आगे हम करेंगे। तो आज हम 2013 का पेपर देखते हैं कि 2013 में आरपीएस ने किस प्रकार के बायोलॉजी के प्रश्न पूछे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है, जो विशेष रूप से एम्स में पूछे जाते हैं। असर्शन और रीजन वाले प्रश्न एम्स का जो एग्जाम होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कथन ए है हमारे पास कि कुंजियां वह वर्गीकीय सहायक सामग्री है जो पादपों एवं जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती है। बिल्कुल, जो कीज है ये भी टेक्सोनॉमिकल एड में आती है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको कीज भी पढ़नी है। हालांकि अपने सिलेबस में कीज नहीं दे रखी है, फिर भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 2013 में। तो कथन ए में कुंजियों के बारे में ये लिखा गया कि ये वर्गीकीय सहायक सामग्री है जो पादपों जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती है। बिल्कुल सही है। कारण इसका दे रखा है, कुंजियां विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है जो सामान्यतः जोड़े में होते हैं। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपको अब आंसर खोजना है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण। हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो बिल्कुल आपको अच्छे से ये करना है। कीज में जो ये जोड़े होते हैं इन्हें हम कपलेट के नाम से जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें हम कपलेट बोलते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर ईच स्टेटमेंट इन द की के अंदर जो स्टेटमेंट होता है, प्रत्येक स्टेटमेंट लेड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप थोड़ा याद कर लेंगे। आगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स जीवों की विविधता एवं उनके उद्विका से संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल सही है ये। सिस्टमैटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ये गलत है, लैटिन भाषा से हुई है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सिस्टमैटिक वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुआ है। सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस साहब ने किया था। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की आगे हम बात करते हैं। जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं, बैक्टीरिया। बिल्कुल बहुत सिंपल सा प्रश्न है और बहुत बेसिक प्रश्न है। तो बैक्टीरिया को हम मोनेरा जगत में इंक्लूड करेंगे, आप सभी जानते हैं। क्लोरोफिल ए प्लस सी आर फाउंड इन। क्लोरोफिल ए प्लस सी किस में मिलेगा? तो क्लोरोफिल ए प्लस सी, ए और सी तो फियोफाइसी का करेक्टर है। रोडोफाइसी में ए प्लस डी मिलता है और क्लोरोफाइसी में ए प्लस बी मिलता है। तो ये भी आप थोड़ा याद कर लेंगे। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम इज ए कॉमन फीचर ऑफ। आर्किगोनियम का पाया जाना या स्त्रीधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है। तो आपको देखना है कि ये किसका एक समान लक्षण है। तो आर्किगोनियम ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, तीनों में ही पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर आगे 6 की बात करते हैं। 7 उत्तक पाए जाते हैं। तो 7 उत्तक भी हमने पढ़े हैं कि टेरिडोफाइट से शुरू हो जाते हैं। टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में 7 उत्तक आपके मिल जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, या द्विनिषेचन जिसकी डिस्कवरी नवाश्चिन ने की थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, नवाश्चिन ने द्विनिषेचन को खोजा था और ये एंजियोस्पर्म का एक विशिष्ट लक्षण है, होता है। निम्न में से कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि मोलस्का में मुख्य रूप से एक्सटर्नल शेल मिलते हैं और यहाँ पर इन्होंने आंतरिक कवच का प्रश्न किया है। तो सीपिया वो मोलस्क है जिसमें आंतरिक कवच पाया जाता है और मोस्टली मोलस्का में एक्सटर्नल शेल पाए जाते हैं।
तो सीपी आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट, मास्ट सेल किसको सिक्रीट करती है? तो मास्ट सेल के द्वारा हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है हमारे ब्लड में, उसको सिक्रीट किया जाता है। टीनिया सोलियम फिताक्रमी में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है। तो टीनिया सोलियम में आपको पता ही है, टीनिया सोलियम एक पैरासाइट है, तो इसके अंदर अवायवीय श्वसन या एनारोबिक श्वसन मिलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें पाया जाता है टेपवर्म में। जब पुष्प तलाबी सारे क्रम में व्यवस्थित होते हैं तब पुष्प क्रम कहलाता है। बिल्कुल पढ़ा है हमने। उस पुष्प क्रम को हम ससीमाक्सी बोलेंगे या साइमोस बोलेंगे जब बेसिपिटल ऑर्डर में है, और जब एक्रोपिटल ऑर्डर में है, ये भी हमने पढ़ा था। एक्रोपिटल ऑर्डर में जब पुष्प लगे हुए होंगे तो उन्हें हम बिल्कुल रेसिमोस कहेंगे या असीमाक्सी बोलेंगे। इसका आंसर आपका ससीमाक्सी हो जाएगा या साइमोस हो जाएगा। बिल्कुल आपको ढंग से इसे देखना है। बंद पुंकेसर कहलाता है। स्ट्राइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड, डायरेक्ट आपका आंसर है। एनसीईआरटी बुक की एज इट इज लाइन है ये प्रश्न। ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन, अस्टिल प्रकार का फल पाया जाता है कोकोनट और आम में। बिल्कुल ड्रूप फ्रूट्स आम और नारियल में मिलता है। निम्नलिखित जीवों में से असीम केंद्रीय कोशिकाओं के उदाहरण आपको देखने हैं, प्रोकैरियोट्स के उदाहरण आपको देखने हैं। तो जीवाणु व माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल पहले ही आपका आंसर हो जाएगा। जीवाणु व माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। 14 में आपका आंसर हो जाएगा 1। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग है। सेल प्लेट फॉर्मेशन, और सेल प्लेट फॉर्मेशन पादपों में होता है और गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो बिल्कुल आपको सेल प्लेट फॉर्मेशन वाले कोशिकांग का नाम ध्यान रखना है। और एनिमल सेल में फुरो मेथड द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है। इन म्योटिक प्रोसेस फर्स्ट देर आर 5 स्टेजेस, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ दिस 5 स्टेजेस। तो बिल्कुल आपको ये करेक्ट सिक्वेंसेस याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, LZPDD। बिल्कुल लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो क्रम में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप लेप्टोटीन लगाएंगे, फिर आप जाइगोटीन लगाएंगे, फिर आप पैकेटीन लगाएंगे, और थर्ड में आप डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस लगाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा 4th। बिल्कुल आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर नज़र आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का आंसर हो जाएगा 4। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल जीवद्रव्य कला युक्त होता है? तो एकल जीवद्रव्य कला युक्त जो कोशिकांग है वो डायरेक्ट लाइसोसोम हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में 2 लेयर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन युक्त आपका सेल ऑर्गेनेल हो जाएगा। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र एवं केंद्रीय विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है, एक एक ही होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 1। सिंपल सा प्रश्न है। पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्तर, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। आंसर आपका राइबोसोम हो जाएगा। जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमेयर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो ऐसा गुणसूत्र बिल्कुल मेटासेंट्रिक कहलाएगा। इसके अलावा भी आपको गुणसूत्र दूसरे भी याद रखने हैं, जैसे एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल वो कॉर्नर पे आ जाएगा, वो टिलोसेंट्रिक हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा, और मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा सेंट्रोमियर खिसक जाएगा तो एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। और एसेंट्रिक में सेंट्रोमियर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। 20 में आंसर हो जाएगा आपका 3rd। एंटीडायूरेटिक हार्मोन या प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो एडीएच जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्तरण कोशिकाओं के द्वारा सिक्रेट होता है। बिल्कुल आपको अच्छे से इसे याद रखना है। मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वे हैं बिल्कुल Ca++। मांसपेशियों के रिलैक्सेशन के समय इन कैल्शियम आयनों को ही हम पेशी द्रव्य जालक में
या साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुनः पंप करते हैं। मानव के स्वस्थ आमाशय और आंत के भीतर की पीएच क्रमशः होती है। आमाशय में अम्लीय होती है और आंत में क्षारीय होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 123 में आंसर हो जाएगा 1। लैंगरहंस द्वीप की कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावन करती है? तो ये प्रश्न डियर स्टूडेंट्स पूरा प्रश्न ही रॉन्ग था और इसे फिर डिलीट कर दिया गया। तो गैस्ट्रिन हार्मोन की बात है तो उसका हम बात करते हैं, ये स्टमक की जी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसिटिल कोएंजाइम ए के निम्न में से संबंधित होने से होता है। तो क्रेब्स चक्र के 6 कार्बन यौगिक का निर्माण जब एसिटिल कोएंजाइम है किससे? तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए जुड़ेगा और 6 कार्बन युक्त यौगिक आपका बनेगा क्रेब्स चक्र के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। स्तनपायी सांद्र मूत्र उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, ऐसा सफलतापूर्वक करने में निम्नांकित संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि जो स्तनधारी है मैमल्स उनके अंदर हेनले लूप और वासा रेक्टा पाया जाता है। हेनले लूप आपको पता ही है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं बनाते हैं तो यहाँ पर आपका हेनले लूप नीचे की तरफ दिखाई देता है आपको, और वासा रेक्टा भी एफरेंट आर्ट्रियोल, जो इफरेंट आर्ट्रियोल है यहाँ पर यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, वो आपका वासा रेक्टा है। जी प्रोटीन्स इन सेल फंक्शन एज। जी प्रोटीन का काम है सिग्नल इंड्यूसर और मॉड्यूलेटर, हिंदी में हम बोलेंगे संदेश प्रेरक और नियंत्रक। डायरेक्ट आपको याद रखना है, जी प्रोटीन संदेश प्रेरक और नियंत्रक का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कायिक संवर्धन के साधन कौन कौन से हैं? तो जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर लग जाएगा, ऊपरी भूस्थारी रनर और राइजोम कायिक संवर्धन के साधन है। क्लेमेडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो चल बीजाणु के द्वारा, जूस्पोर्स के द्वारा होता है। बिल्कुल 12th की एनसीईआरटी के पहले लेसन में ही ये दिया हुआ है। आवर्त बीजों के एक प्रारूपिक परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, डायरेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, बिल्कुल सही है। नर युग्मक सभी पादपों के चल प्रकार के होते हैं, गलत है। मादा युग्मक उच्च पादपों में सदैव नर युग्मकों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं, सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th, फर्स्ट एंड थर्ड। आवर्त बीजों में युग्मनज समसूत्री विभाजित होकर बनाता है, तो भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाएगा। जल द्वारा परागण होता है वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में, हाइड्रोफाइट्स में वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में जल के द्वारा परागण पाया जाता है। आवर्त बीजों में एक प्रारूपिक भ्रूण कोश परिपक्व अवस्था में होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है 7 कोश की और 8 केंद्र की। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि 8 तो उसमें केंद्रक होते हैं और 7 उसमें कोशिकाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से मटर के लक्षण का मंडल ने अध्ययन नहीं किया, तो आप देखेंगे बीज पत्र का रंग इसका किया, फलिक की आकृति का किया, बीज की आकृति का किया, बीज के रंग का नहीं किया, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। मटर में पौधे का बौनापन अप्रभावी लक्षण है और जो टॉल कैरेक्टर है वो प्रभावी लक्षण होता है। यदि एक शुद्ध लाल व सफ़ेद पुष्प के संकरण से प्राप्त एफएनपीडी के मटर पौधों में वापस सेल्फ पॉलिनेशन या स्वनिषेचन कराया जाए तो इसकी संतति में जीन प्रारूप अनुपात, जीन पर यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 हो जाएगा। आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? तो आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है, सटन एंड बाउरी ने दिया था। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। मानवों में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है, बिल्कुल सही। मानवों में आलिंग गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े, गलत, 22 जोड़े होते हैं। मानवों में नर विषम युग्मता हेट्रोगोमिटी होती है, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। एक ही गुणसूत्र पर स्थित 2 अथवा अधिक जीनों का आनुवंशिकता के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति को लिंकेज हम बोलते हैं या सहलग्नता हम यहाँ पर कह देंगे। कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल के एक ऊर्जा स्रोत से युक्त होने पर हुई है। कार्बनिक मोनोमर
इस परिकल्पना को 1920 के दशक में प्रस्तावित किया था ओपेरन और हाल्डेन ने। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि इस परिकल्पना को ओपेरन और हाल्डेन ने दिया था, जो कि सबसे मान्य परिकल्पना है। सही जोड़े का चयन करना है। पार्किंसंस डिजीज डिफेक्ट ऑफ ब्रेन, पहला ही आपका राइट हो गया, तो दूसरों को देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सारे रॉन्ग है। पार्किंसंस डिजीज जो मस्तिष्क विकार है। एक नॉर्मल ईसीजी या एक सामान्य विद्युत हृदय लेख किससे बना हुआ होता है? तो पी तरंग से, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से और टी तरंग से मिलकर बना हुआ होता है। मनुष्य में यौनावस्था के पश्चात वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्रावित होने के कारण एक्रोमेगली, गोरिल्ला जैसा हो जाता है आदमी, बिल्कुल गोरिल्लाकार हो जाता है, तो उसको एक्रोमेगली हम बोलेंगे। और यही अगर बचपन में होता तो जाइजेंटिज्म आपका आंसर जाता, दानवाकार हो जाता। जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन करना है, तो डायरेक्ट आंसर है ट्रिपैनोमा पैलिडम, सिफिलिस का कॉजिंग एजेंट होता है। एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हेतु निर्धारित किया जाता है? हाइपरमेट्रोफिया और मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। मनुष्य में गुणसूत्र 4 की प्रभावी जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण आनुवंशिक व्याधि, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। गुणसूत्र 4 में प्रभावी जीन में उत्परिवर्तन, हंटिंगटन कोरिया, यहाँ पर बीमारी हो जाएगी। एल्केप्टोन्यूरिया की हम बात करें तो इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोला जाता है, जिसके अंदर जो फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वो टूटते नहीं हैं, और स्किन के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। विल्सन व्याधि कॉपर से रिलेटेड है, कॉपर के एक्यूमुलेशन से रिलेटेड है, ऑटोसोमल ट्रेट है। और एल्बिनिज्म में स्किन कलर, जो टायरोसिनेज एंजाइम है उसमें डिफेक्ट आने की वजह से एल्बिनिज्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हंटिंगटन कोरिया। मूगा सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉकून्स ऑफ, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है एंथेरिया, असमा के कोकून से मूगा रेशम प्राप्त किया जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। सजीव प्रजक अंकुरन पाया जाता है तो हेलोफाइट्स में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रकार में सर्वाधिक जल धारक क्षमता होती है? तो क्ले या मृत्तिका में होती है। तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं उत्पादकों के रूप में, बिल्कुल पादप प्लवक तालाबों में प्रोड्यूसर हो जाएंगे। द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय पिरामिड ऑफ, एक पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती है तो एनर्जी के पिरामिड के द्वारा। निम्नलिखित में से भोजन श्रृंखला का सही क्रम है, तो आप देखेंगे तो आपको सही क्रम फोर्थ मिल जाएगा। पादप प्लवक को जंतु प्लवक खाते हैं, जंतु प्लवक को कीट, और कीट को मछली खा जाती है। तो आपका आंसर 54 में हो जाएगा फोर्थ। 55 के आगे हम बात करते हैं। घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में खरगोश किसका काम करता है? तो खरगोश जो है वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, बिल्कुल। प्लेनुला इज लार्वल स्टेज ऑफ ओबेलिया की लार्वल स्टेज है प्लेनुला डिम्बी की अवस्था। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में क्या सही है? तो डायरेक्ट आपका आंसर है कि ये योजक कड़ी है, सरीसृप और पक्षियों के बीच की, रेप्टाइल्स और एविज के बीच की। हाँ, अब ये प्रश्न है लार्वल स्टेजेस से आया है, और इस प्रश्न में आपको मैच करना है कि कौन सी लार्वल स्टेज किसकी है। तो आप देखिए, पेलिनोरस की हम बात करें तो पेलिनोरस की जो लार्वल स्टेज है वो फाइलोसोमा हो जाएगी, आप मिलाते हुए जाइए। फिर स्क्विला की हम बात करें तो एलिमा इसका लार्वल स्टेज होता है। एस्ट्रियास के अंदर बाइपिनेरिया लार्वल स्टेज पाई जाती है। ऑरेलिया में इफाइरा लार्वल स्टेज होती है, और टीनिया में हेक्साकेंथ। तो आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कशेरुकी जंतुओं के एक समूह के निम्नांकित लक्षणों, मछलियों पर बाह्य परजीवी होते हैं, काय दीर्घित सल्कोर युग्मित पंखों का अभाव होता है, 6 से 15 क्लोम छिद्र, मुख गोलाकार चूषकी प्रकार के होते हैं और जबड़े रहित हैं, तो हम इनको साइक्लोस्टोमेटा में रखते हैं। बिल्कुल साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक से ये प्रश्न आया है। सकिंग माउथ है विदाउट जॉस। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
और इसमें से देखना है कि कौन से कथन जो हैं वो ट्रू हैं। तो देखिए, कैरियोप्सिस एस्ट्रेसी का विशिष्ट लक्षण है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, नहीं है। लोडिक्यूल्स पोएसी में उपस्थित होता है, बिल्कुल होते हैं। एपियोसी में जाइंगोपरिक पुष्प पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो फोर्थ आ जाएगा आंसर में। सेकंड और थर्ड दोनों ही करेक्ट है। 60 में आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। 61 के आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मैच करना है, तो मैच करते हैं हम। एपीएससी के अंदर स्टाइलोपोडियम मिलता है। एस्ट्रेसी में युक्त कोसी आपका पुंकेसर हो जाएगा। पोएसी की मैं अगर बात करूं तो कनिष्क का पुष्पक्रम इसमें मिलेगा। रैननकुलिस में युक्तांडपी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। बिल्कुल आपको 61 में आंसर लगाना है थर्ड। किस कुल के विभिन्न वंशों में एक से अधिक प्रकार जैसे सीमांत, स्तंभीय और आधारीय बीजांडान्यास पाए जाते हैं? तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है रैननकुलोसी के अंदर ये सारे बीजांडान्यास पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स के द्वारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है। निम्नांकित कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो कैंसर जो होता है वो संक्रामक नहीं है, बाकी सारे रोग संक्रामक हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है। एक कलर ब्लाइंड नर मानव का विवाह एक सामान्य दृष्टि वाली स्त्री से हो जाता है, तो उनकी पुत्रियों में कितनी प्रतिशत रंगादि की वाहक होगी? तो यहाँ पर देखिए कि जो रंगादि व्यक्ति है यानी उसके पास भी एक डिफेक्टिव जीन है और उसका विवाह एक सामान्य स्त्री से हो रहा है, तो हम देखेंगे कि सारी 100% जो उसकी पुत्रियाँ होगी वो सभी कलर ब्लाइंडनेस की वाहक होगी। तो डायरेक्ट आपको आंसर 100% लगाना है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉटन को हम गॉसिपियम स्पीसीज के बीजों से प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। गेहूं एवं चावल के रासायनिक संगठन में प्रमुख अंतर क्या है? तो गेहूं में ग्लूटेनिन की उपस्थिति होती है और चावल में ये नहीं पाया जाता है। ग्लूटेनिन गेहूं में पाया जाता है, प्रोटीन है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से विधान या सोमनिफेरम पादप के कौन से अंग को औषधि रूप में जड़? डायरेक्ट आपको रूट आंसर लगाना है। विधान या सोमनिफेरम की जड़ से हमें मेडिसिनल पर्पस से औषधि प्राप्त होती है। गुग्गल गम गुग्गल कॉम्बिफेरा वाइटाई, बिल्कुल आपको गुग्गल जो गोंद है वो कॉम्बिफेरा वाइटाई से प्राप्त होता है। कॉम्बिफेरा वाइटाई एक इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है, राजस्थान में पाई जाती है, खतराग्रस्त प्लांट स्पीसीज है। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्रीय संवर्धनों में कायिक भ्रूणोद्भवन के दौरान भ्रूणोद्भवनीय संपूजों के विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि एम्ब्रियोनिक क्लम्प्स ड्यूरिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट कल्चर्स, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का हम यहाँ पर यूज करते हैं द्विबीजपत्री संवर्धनों में कायिक भ्रूणोद्भवन के दौरान। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से सफलतापूर्वक उत्पन्न किया गया मानव हार्मोन ह्यूमुलिन था, जिससे अमेरिका की इली लिली संस्था ने बनाया था। बिल्कुल आपको इली लिली याद रखना है, ह्यूमुलिन। फ्लेवर सेवर एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड टोमेटो है। तो फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए उस जीन को अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करके, तो यानी इसमें फ्लेवर सेवर बनाने के लिए हमने एक जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध किया और वो जीन थी पॉलीगैलेक्टोरोनिडेज उत्पादन हेतु। यानी इस जीन ने पॉलीगैलेक्टोरोनिडेज के उत्पादन को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि ये पॉलीगैलेक्टोरोनिडेज ही टमाटर को जल्दी से पकाने, इसकी शेल्फ लाइफ कम करने के लिए जिम्मेदार है। तो जब हमने इस जीन को अवरुद्ध किया तो पॉलीगैलेक्टोरोनिडेज का उत्पादन अवरुद्ध हो गया और फ्लेवर सेवर की शेल्फ लाइफ बढ़ गई। गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होता है। पुनर्योगज क्लोन के अभिनिर्धारण को संभावित करने वाली जीन रिपोर्टर जीन होती है। कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का एक उदाहरण है, तो आप देखेंगे कृत्रिम में फॉस्मिड आता है। प्लाज्मिड, फेज्मिड, कॉस्मिड कृत्रिम नहीं है, फॉस्मिड जो है वो कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर है। डीएनए अणु के विशिष्ट स्थल के फॉस्फोडाइएस्टर बंधों को तोड़ने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज।
जिसे हम मोलिकुलर सीजर के नाम से भी जानते हैं, डीएनए की कैंची है ये। प्रवास के पश्चात एक जाति के नए क्षेत्र में सफल स्थापन को इक्केसिस या आस्थापन कहते हैं। डायरेक्ट परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजातियां जल क्रमक की निमग्न अवस्था या सबमर्ज्ड स्टेज को दिखाती है? तो यूट्रिकुलेरिया और एलोडिया। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है फिर से। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी क्लीमेंट ने दी थी। डायरेक्ट आपको याद रखना है, एक चरम समुदाय का एक चरम समुदाय सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनअपघटनीय होता है? तो सीसा, लेड जो होता है वो जैव अनअपघटनीय होता है। निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्रण प्रकार का है? तो फॉस्फोरस। वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन है? तो कार्बनिक गैसीय प्रदूषक हाइड्रोजन साइनाइड और परऑक्सिल एसीटेट नाइट्रेट है। आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी शोर मानक दिन व रात्रि हेतु क्रमशः है तो 55 और 45 डेसिबल। निम्न में से कौन सहायक प्रजनन तकनीक के रूप में काम में नहीं लाया जाता है? तो माहवारी के दिवस 14-16 में मैथुन क्रिया। मनुष्यों में स्त्रियों की माहवारी से कौन सी निम्न प्रावस्था संबंधित नहीं है? तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कामोत्तेजना संबंधित नहीं है, बाकी सारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रावस्थाएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल हार्मोन? कौन सा नर हार्मोन नहीं है? तो एंड्रोस्टिडाइन होता है, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन आ रहा है तो है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन आ रहा है तो है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ये नर हार्मोन नहीं है, एस्ट्राडियोल फीमेल हार्मोन है। स्त्रियों के भ्रूण में भ्रूण झिल्लियाँ किससे उत्पन्न होती है? तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना, ट्रोफोएक्टोडर्म से उत्पन्न होती है स्त्रियों के भ्रूण में भ्रूणीय झिल्लियाँ। दुग्ध निष्कासन हार्मोन को पहचानना, तो प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन। पुरुषों के वृषण में एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषणता स्तरण को दीप्त किया जाता है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषण और स्तरण को दीप्त किया जाता है। कार्पस ल्यूटियम के स्तरण को बनाए रखता है। यह कार्पस ल्यूटियम जो है किसके स्तरण को लगातार रखता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से यह संबंधित है कार्पस ल्यूटियम, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तरण जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। स्त्रियों की शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट में निम्नांकित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो गतिशील शुक्राणु उपस्थित नहीं होता है। निम्न में से कौन से कार्य अपरा का नहीं है? तो एफएसएच और एलएच का स्तरण प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, बाकी सारे कार्य प्लेसेंटा के होते हैं। स्त्रियों के गर्भाशय के अंतस्तर में ब्लास्टोसाइट के रोपण के लिए होने वाले प्रतिरोध भवन बदलाव को प्रेरित करने वाले हार्मोन के समूह को आपको पहचानना है। तो बिल्कुल, स्त्रियों के गर्भाशय के अंतस्तर में ब्लास्टोसिस्ट रोपण के लिए तो ये परिवर्तन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा करवाए जाते हैं। आर्केंट्रॉन इज फाउंड इन गैस्ट्रुला में मिलेगी आर्केंट्रॉन। मेसेनकाइमल कोशिकाएं जो संग्रहित होकर रक्त कोशिका द्वीप बनाते हैं एंजियोब्लास्ट कहलाते हैं। शुक्राणु का वह भाग जो जल अवशोषण हाइड्रोलाइटिक किण्वक के रूप में होता है एक्रोसोम कहते हैं उसे। सत्य कथन का आपको चयन करना है। मानव मादा के गर्भाशय द्विसंगी होता है मूषक तथा, ये गलत है, ये भी गलत है। मूषक तथा खरगोश का गर्भाशय सरल होता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को ब्लास्टोसिस्ट रोपण के लिए तैयार करता है। तो ये प्रश्न ऊपर भी पूछा गया था और यहाँ पर कथन में भी पूछ लिया गया, तो ऐसा भी हो जाता है, तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है वापस। निम्नांकित किन दशाओं में प्रकाश संश्लेषण उद्दीप्त होगा? तो उच्च O2 और कम CO2 की सांद्रता में। रंध्रों का खुलना बंद होना पोटेशियम आयन के प्लस आयन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोरिक अम्ल। डायरेक्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र को जोड़ता है? तो एसिटिल कोएंजाइम ए, जो लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली रिएक्शन एसिटिल कोएंजाइम ए से शुरू होती है। आपको मैच करना ऑक्सीजन FW वेंट डायरेक्ट, तो आप देखेंगे तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा सेकंड वाला। ए में सेकंड, बी में फोर्थ, फिर सी में 1 और डी में थर्ड। एक पुष्पकलिका का खिलना एपिनास्टिक का उदाहरण या
अपरिवृद्धिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो सूक्ष्म पोषक होता है, तो मैग्नीज जो होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट है। एक विस्तृत परास के आंकड़ों का वृत्त के रूप में निरूपण जो आंकड़ों के माप के समानुपाती विभक्त हो कहलाता है पाई डायग्राम या पाई आरेख। एक साधारण सममित बंटन में आपको बहुलक की गणना करनी है यदि माध्यिका व माध्य क्रमशः 24 और 25 हो, और माध्यिका की गणना की यदि बहुलक और माध्य आपका ये हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ जो आपको याद रखना है। तो मोड इज इक्वल टू, या बहुलक की हम बात करें, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, -2 मीन माध्य। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बहुलक जो है वो 3 माध्यिका और 2 मीन, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आपको लगाना है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। 3 मीडियन -2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो जब आप इस फॉर्मूले को लगाकर यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 106 में आ जाएगा। बिल्कुल आप इसे सोल्व कीजिए और आंसर निकालिए तो आपका आंसर आएगा 4th, 22 और 32। इसी प्रकार से जब n प्राकृतिक संख्या हो तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। मानक विचलन सिग्मा इज इक्वल टू √n² -1/12। n यहाँ पर 10 प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या के नंबर है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 10² -1/12 का रूट, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 99/12 का रूट। तो आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2.87। आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपका 2.87 आ जाएगा। किसी श्रेणी में वह मान जो अधिकतम बार आता है वो मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। 108 में आपका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 डिलीट कर दिया गया था क्योंकि कन्फ्यूज़न, लैंग्वेज में कन्फ्यूजन था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 110 भी डिलीट कर दिया गया था, और क्वेश्चन नंबर 11 भी डिस्पुट प्रश्न थे। ये तीनों डिस्पुटिंग प्रश्न थे तो इनको डिलीट कर दिया गया है, तो आपको नहीं देखना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एलिजा में एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट ऐसे किसी पदार्थ के अभिनिर्धारण में होता है, तो प्रतिरक्षी का। डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। कलरीमीटर में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य का उपयोग किया जाता है, तो दृश्य प्रकाश परास में परिशुद्ध तरंगदैर्घ्य का, प्रिसाइज वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज। डायरेक्ट आपको याद रखना है। किस सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीवों को बिना मारे जीवित अवस्था में बिना स्त्रीकरण किए अभिरंजन तथा आरोपण किए जीवित रूप में देखा जा सकता है, तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फिरोमोन्स इन सिल्क मोथ सर्व एज स्टिमुलेटर ऑफ लैंगिक व्यवहार को दिखाता है। फिरोमोन रेशम के कीट में जो फिरोमोन जो होते हैं वो ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक जंतु के द्वारा छोड़े जाते हैं और दूसरे जंतु के बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है फिरोमोन के बारे में। कीट पक्षी चमगादड़ों में भोजन ग्रहण करने का व्यवहार किसकी सफल कार्यकी पर निर्भर करता है, तो इकोलोकेशन या प्रतिध्वनि संवेदी संस्थान के ऊपर बेट में ये मिलता है इकोलोकेशन। श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपने साथियों के सामने करती है जब मकरंद छत्ते से 100 मीटर दूर हो, तो वो वेगल नृत्य करती है। जब 100 मीटर दूर होता है और 100 मीटर से कम दूरी पर होता है तो वो वर्तुल नृत्य करती है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के हॉटस्पॉट कौन से हैं, तो राजस्थान के हॉटस्पॉट भरतपुर झील सरिस्का वन, और सॉरी फर्स्ट वाला आंसर होगा भरतपुर झील सरिस्का वन और थार का रेगिस्तान। इसमें आप आंसर फर्स्ट लगा लेंगे। भरतपुर झील सरिस्का वन थार का रेगिस्तान राजस्थान के हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट्स ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तप्त स्थल इन्हें हम कहेंगे, और इसका कंसेप्ट मेयर ने दिया था। टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरता है, तो 3 जिले आपको याद रखना है, अजमेर, पाली और राजसमंद से होकर ये टाटगढ़ रावली
जीव अभ्यारण्य की सीमाएं गुजरती है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप जातियां भारत में एंडेमिक जातियां या विशेष क्षेत्रीय है? तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, फेरोनिया, लाइमोनिया और वाइटेक्स निगुंडो, ये जातियां भारत में एंडेमिक होती है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये सारे प्रश्न 2013 आरपीएससी बायोलॉजी के पेपर में पूछे गए थे और आप इन्हें फिर से दोहराइए, इनका स्तर जांचिए और अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। आगे मैं नेक्स्ट पेपर लेकर हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।